आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। पुस्तक समीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली का मौसम दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है। जितना प्राकृतिक स्तर पर गर्म हुआ है, उतना ही साहित्यिक और सामाजिक स्तर पर भी। प्रोफेसर रतन लाल की एक पोस्ट ने दुनिया में तहलका मचा दिया। इसी बीच मुझे हरीश चंद्र कर्दम की आत्मकथा कदम दर कदम पढ़ने को मिली, जो आत्मकथा साहित्य में गर्मी बढ़ाती है। 95 वर्षीय कर्दम जी की इस आत्मकथा में दिल्ली की बुनावट से लेकर जोधपुर तक के खट्टे मीठे अनुभवों की कहानी है। कुछ प्रसंग अनुसूचित जाति के उत्पीड़न से जुड़े हैं और कुछ सामान्य स्तर के भी। जिस तरह से अन्य दलित लेखकों की आत्मकथाओं में उत्पीड़न उभर कर आया है, उस तरह से कदम दर कदम में नहीं, पर ऐतिहासिक तथ्य ऐसे दिए हैं जो अन्य आत्मकथाओं में पढ़ने को नहीं मिलते। सितंबर 1950 से दिल्ली में अधिकार नाम से अखबार प्रकाशित किया। इनसे पहले मानिक चंद ने जीवन पत्र प्रकाशित किया था। इस सूचना से मैं भी अनभिज्ञ थी। वर्ष 1996 में जाटव टाइम्स मासिक पत्रिका जोधपुर से प्रकाशित की थी। इनके अलावा राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में लेखन भी किया। भरतपुर से प्रकाशित साप्ताहिक किसान राज में कर्दम जी ने संपादकीय लिखी। भरतपुर में अंबेडकर जयंती निकालने वाले ही ये पहले व्यक्ति थे। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह आत्मकथा जहां पत्रकारिता के रंग बिखेरती है, वहीं अंबेडकरी आंदोलन में रंग भी भरती है। पत्रकारिता में रुचि बढ़ाने का श्रेय कर्दम जी नव भारत टाइम्स के संपादक फतेह चंद शर्मा को देते हैं। लेखक का यौवन दिल्ली की सड़कों से गुजरता हुआ भरतपुर और जोधपुर तक गया। आत्मकथा की शुरुआत में कर्दम जी लिखते हैं कि दिल्ली का इतिहास भी पुरातन है। जिस क्षेत्र में यह बसी हुई है, कहते हैं इसका नाम भी अदलता बदलता रहा है। हमने जब होश संभाला तो हमें पुरानी दिल्ली नाम ही मिला। अगले पृष्ठ पर कर्दम जी लिखते हैं, पांडव काल में दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ पांडवों द्वारा रखा गया, तो इतिहास तथा किंवदंतियों में ऐसा कहा गया कि इस स्थान में राम के वंशज राजा दिलीप ने एक यज्ञ किया, जिसके बीच में लंबी गिल्ली को ठोका गया। जब यह समाप्त हुई तो उस गिल्ली को उखाड़ा गया, तो वह अटकी हुई ढिल्ली रही। लोगों ने ढिल्ली ढिल्ली पुकारा, जो आगे चलकर यह नाम दिल्ली कहलाने लगा। शाहजहां ने इसका नाम शाहजहांबाद रखा। दिल्ली 9 बार बसी व उजड़ी। तैमूर व मोहम्मद गौरी ने भी दिल्ली को उजाड़ा। 10वीं बार वजीराबाद के शासक ने प्रयास किया। दिल्ली पर हूण, मुगल, राजपूत, गुर्जर आदि ने कब्जा किया। वर्ष 1911 में दिल्ली में जॉर्ज पंचम और मैरी का दरबार लगा तथा देश की राजधानी कलकत्ता से हटकर दिल्ली लाई गई। अंग्रेजों ने इसे व्यवस्थित ढंग से बसाकर दिल्ली नाम दिया। पृष्ठ 13 से 33 तक में दिल्ली की बुनावट को बखूबी के साथ पाठक कदम दर कदम में पढ़ सकते हैं। भरतपुर को सामाजिक रंग देते हुए पृष्ठ 31 पर कर्दम जी लिखते हैं कि भरतपुर में जाटव जाति की जीवनचर्या अलग अलग भांति की थी। कुछ लोग चमड़ा रंगाई का काम करते थे, कुछ खेती का काम करते थे। जिनके पास कृषि भूमि नहीं थी, वह खेतीहर मजदूर थे। कुछ जाटव लोग राजगिरी का काम करते थे। भरतपुर में जाटव और कोली जाति के लोग ही राजगिरी का कार्य करते थे। वैसे गांवों में कोली कपड़ा बुनाई का कार्य करते थे। राजशाही में अत्याचार व स्पृश्यता आम बात थी। अपनी दिनचर्या पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि मिडिल कक्षा में पढ़ते हुए कागज के पृष्ठों पर पत्रिका जैसी बनाई, जिसमें विभिन्न नामों से तुकबंदी कर कुछ कविता लिखता, कुछ सुनी हुई कहानी लिखता, कुछ अपनी ओर से चुटकुले लिखता। हर पेज भिन्न शाही से लिखता। उस समय लाल नीली शाही का चलन था। शाही की टिकिया टैबलेट जैसी भी आती थी। पीतल धातु की नींव के होल्डर हुआ करते थे। रात रात भर जाग कर मैं लिखता था। मुश्किल से 10 प्रतियां बन पाती। फिर लिखित पृष्ठों को धागे से सीकर पत्रिका का रूप दे दिया करता था।
एक प्रति एक आने में बेचता था, इससे मुझे आर्थिक लाभ मिलता। वर्ष 1930 में भारत वर्षीय जाटव युवक परिषद की स्थापना आगरा में हुई। इसी के बैनर तले जो आंदोलन हुआ, उससे जाटव शब्द को वर्ष 1941 में मान्यता मिली। बीएससी करने के बाद शोभा सिंह बंबई से इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने के लिए फार्म भरा। कांता मौर्य के साथ शोभा सिंह गीत गाते थे, जो बाद में बीपी मौर्य की पत्नी बनी। गाने के चक्कर में दाखिला के लिए होने वाले साक्षात्कार की डेट निकल गई। इसके बाद शोभा सिंह के पिताजी करदम जी के पास आए। तब करदम जी ने कहा, तुम भी कोशिश करो, मैं भी करता हूँ। उस समय हम कांग्रेसी थे तथा डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के विरुद्ध थे। फिर भी हमने 5 से 6 आदमियों के साथ बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की कोठी पर गए और उनके सामने इस समस्या को रखा। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा, इस कॉलेज में नहीं तो दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला जाएगा। यह डॉक्टर अंबेडकर की उदार दृष्टि थी। वे मानवता के नाते अपने विरोधियों की बात को भी महत्व देते थे। डूंगरपुर व बांसवाड़ा का जिक्र करते हुए लेखक कहते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र बगड़ कहलाता था। बागड़ की पुरानी राजधानी बड़ौदा थी। गुजराती में बागड़ का अर्थ जंगल होता है। मैं थापल स्कीम में सहायक निरीक्षक था। यह सरकारी विभाग का एक प्रोजेक्ट था, जिसका उद्देश्य आदिवासी भीलों के रहन सहन में सुधार तथा उनकी सरकारी समितियों का गठन करना था। करदम जी ने इस कार्य को बखूबी के साथ निभाया। जिस समय करदम जी ने सरकारी स्तर पर अपनी सेवा देना प्रारंभ किया, उस समय राजस्थान में ही नहीं बल्कि समूचे भारत में जातिवाद व अस्पृश्यता चरम सीमा पर था। पृष्ठ 89 पर उत्पीड़न का उल्लेख करते हुए लेखक लिखते हैं कि अस्पृश्यता या छुआछूत जातीय भेदभाव की जननी हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था है, जिसका सामना हर एक दलित को करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, कितनी भी ऊंची हैसियत क्यों न रखता हो। प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारी भी जागृति भेदभाव के शिकार हुए हैं। स्वर्ण जाति के लोग संविधान को नजरअंदाज करते रहे। इनके लिए संविधान शून्य था और हिंदू धर्म का सिद्धांत सर्वोपरि। 1 नवंबर 1956 को नया राज्य बना, जिसका नाम राजस्थान रखा गया। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार रांगे राघव का भी जिक्र करते हुए उनका असली नाम डॉक्टर तिरुमल नंबकरम वीर राघवाचार्य था। पिता व माता कन्नड़ भाषी थे। करदम जी का इनसे काफी मेलजोल था। भरतपुर के महाराजा ने रांगे राघव के पिता को सीताराम मंदिर का महंत बना दिया था। राजस्थान में रंगमंचीय कला मनोरंजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रही है। विवाह समारोह, मेलों, नुमाइशों, सामाजिक उत्सवों के अवसर पर नौटंकी का मंचन होता था। हारमोनिया के साथ नंगाड़ा बजता था। लोग घरों से धीरे धीरे मंच की तरफ आ जाते थे। बारात के समय नौटंकी का जिक्र करते हुए करदम जी आत्मकथा के पृष्ठ 95 पर लिखते हैं कि भोजन जिमने के बाद नौटंकी मंडली ने अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया। बारातियों में धरातियों की देखा देखी गांव के अन्य जातियों के लोग भी इधर उधर घरों की छतों से देखने लगे। आधी रात के बाद नौटंकी चरमोत्कर्ष पर थी। मंडली पूरे दमखम के साथ नाटक का प्रदर्शन कर रही थी। तभी जाट गुजर लोगों ने मिट्टी के ठेले फेंकने लाचू कर दिए। फिर पत्थर पिकाई शुरू हो गई। कुछ उपद्रवी लोग लाठी बल्लम लेकर आ गए। मनोरंजन की जगह हाहाकार मच गया। किसी को ये उम्मीद नहीं थी। बारातियों में भगदड़ मच गई। जाटों ने कहा, चमारो बंद करो मंडली, तो वरना हम बस्ती में आग लगा देंगे। भरतपुर में सरकारी कार्यालय का उत्पीड़न स्पष्ट करते हुए पृष्ठ 110 पर करदम जी लिखते हैं कि उनमें से एक जाट उठा और पास के कुएं से बाल्टी भरकर लाया। निरीक्षक पर उधेल दिया। जांच सरपंच ने क्रोध में फुफकारते हुए बोला, तेरी मेरे सामने मुड्डे पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी औकात भूल गया चमार। मेरा खून खौल उठा। मन में विचार आया कि आज इसका अनादर हुआ है, कल मेरा या किसी और दलित कर्मचारी के साथ हो सकता है। कुछ विचार करने के बाद हम लोग कार्यालय अध्यक्ष सहायक रजिस्ट्रार से मिले। उन्होंने जांच का आश्वासन देकर निरीक्षक को शांत कर दिया, लेकिन मैंने प्रतिकार की गांठ बांध ली।
याद रहे, राजस्थान में दलितों को टाट पर बैठाया जाता था, आज दलितों को घोड़ी पर बैठने नहीं दिया जाता है और मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती है। आजादी से पूर्व करदम जी भरतपुर को नरेशों का आखेट स्थान मानते थे, पर आजादी के बाद रोजगार का केंद्र मानते हुए आत्मकथा के पृष्ठ 102 पर लिखते हैं, वर्ष 1997 में भरतपुर में रेल डिब्बे बनाने का कारखाना स्थापित हुआ, जिसको सिमको फैक्ट्री कहा जाता था। भरतपुर की लाइफ लाइन थी, सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता था। लेबर यूनियनों ने सिमको फैक्ट्री को फेल कर दिया। यहाँ का केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान है। शीतकाल में यूरोप रूस से पक्षी आकर बसेरा करते हैं। देसी विदेशी पक्षियों के साथ साथ देसी विदेशी पर्यटक व पक्षी विज्ञानी भी खूब आते हैं। 28 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सघन पेड़ झाड़ियों तथा पानी भरा रहता है, इससे इसे घना कहा जाता है। स्वतंत्रता पूर्व भरतपुर नरेशों का आखेट स्थल था। जाटव जागृति का केंद्र करदम जी आगरा को मानते हैं। वे पृष्ठ 109 पर लिखते हैं कि जाटव जाति जाटव समाज सेवियों का बहुत योगदान होता आया है कि शासक वर्ग या कुलीन वर्ग किसी भी कीमत पर अपने गौरव पर आंच बर्दाश्त नहीं करता और शोषित वर्ग किसी भी कीमत पर अपना गौरव पाना चाहता है। यही कशमकश वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। कोटा, बागमेड़, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर, पाली 30 अक्टूबर 1982 को सिरोही से सेवानिवृत्त हुए। प्रेरणा स्रोत के रूप में अब्राहम लिंकन, कार्ल मार्क्स, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, ओशो, स्वेट मॉडर्न को अपना आदर्श मानते हैं। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम जैसे राजनेताओं के अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व से परिचय कराया गया है। संक्षेप में सतनामी आंदोलन, आर्य समाज आंदोलन, भगत आंदोलन, ज्योतिराव फूले आंदोलन, बहुजन समाज आंदोलन, आत्म सम्मान आंदोलन आदि आंदोलन बसपा आंदोलन का भी उल्लेख करते हैं। मुगल शासकों व अंग्रेज शासकों के अलावा भारत के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को भी सूचीबद्ध इस आत्मकथा में पढ़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, 1948 से लेकर वर्ष 2017 तक की ऐतिहासिक घटनाओं को संक्षेप विवरण के साथ साथ जाटव टाइम्स में लिखी गई संपादकियों को भी इस आत्मकथा में स्थान दिया है। साथियों, आपको ये पुस्तक समीक्षा हमारी कैसी लगी, हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी साहित्यिक और सांस्कृतिक खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।